बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौकर की शादी थी। कहने लगा मालकन मुझे अपनी बीवी के लिए कपड़े खरीदने हैं, आप साथ चलें। कपड़े लेकर घर आए तो कहने लगा मालकन पहन कर तो दिखाएं। कपड़े भी कीमती थे, सोचा एक बार पहन लेती हूँ। इसी दौरान नौकर भी अंदर आ गया और बोला चलिए मालकन। मेरे होश उड़ गए उस रात। अरबाज खान ये मेरे नौकर का नाम था। एक दिन अरबाज मेरे घर आया तो कहने लगा मालकन मेरी माँ ने मेरी शादी की तारीख रख दी है। यह कहकर वो शर्माने लगा। अरबाज खान 18 साल का एक खूबसूरत नौजवान था, मगर गरीबी ने उसे नौकर बनने पे मजबूर कर दिया था। पहले दिन ये हमारे घर आया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि ये खूबसूरत नौजवान मेरे घर नौकरी के लिए आया है। नौकर ने जब मुझे बताया कि उसके घर हालात अच्छे नहीं है तो मैंने उसे फौरन नौकरी पर रख लिया। दरअसल मैं बहुत नरम दिल थी, इसलिए मुझसे किसी की मजबूरी देखी नहीं जाती थी। लेकिन मेरे शौहर ने पहले दिन जब उस नौकर को देखा तो एतराज करने लगा और कहा तुमने घर पर एक नौजवान लड़के को क्यों रख लिया है। शौहर की बात पर मैंने उसे हैरत से देखा तो अरे आप भी कैसी बातें करते हैं, इसे मैंने थोड़ी रखा है। यह बेचारा ज़रूरतमंद था, खुद ही मेरे पास नौकरी के लिए चल कर आया तो मैंने इसे रख लिया, वरना आप तो जानते हैं कि मैं अपने घर के सारे काम खुद ही कर लेती हूँ। मेरी बात के जवाब में मेरा शौहर कहने लगा एक तो मैं तुम्हारी रहमदिली से आजिज आ चुका हूँ, तुम्हारा बस चले तो सारे जहान की यतीम और गरीब अपने घर में इकट्ठे कर लो। ये सुनकर तो मेरा पारा हाई हो गया, क्योंकि मेरी नरम दिली की आदत मेरे शौहर को शुरू से नापसंद थी। हालांकि ये सब जानते थे कि मेरी ये आदत कोई बुरी नहीं थी, मगर मेरे शौहर को शक करने की आदत थी। पहले दिन से नौकर को लेकर मेरी और मेरे शौहर की लड़ाई हुई थी और अब तक हो रही थी, क्योंकि शौहर के मुखालफत के बावजूद मैंने नौकर को घर से नहीं निकाला था। शादी के इतने साल बाद भी मैंने अपने शौहर की कोई बात नहीं टाली थी, मगर मैं इस नौकर के मामले में जिद पर अड़ गई, क्योंकि हजारों ऐसे काम थे जो ये नौकर मिनटों में करके दे देता था। जबकि शौहर को जब भी कहती थी मेरा फलां काम कर दो तो वो पहले तो हजार नखरे करता था, और अगर बूले से इस काम के लिए हाँ कह भी देता था तो 2-3 दिन से पहले मेरा काम नहीं हो पाता था। यही वजह थी कि मैंने अब बाहर के काम अपने शौहर को कहने छोड़ दिए थे। मैं नौकर को दर्जी के पास भेजती थी तो वो झटपट मुझे मेरे कपड़े ला देता था, और जिधर जरूरत पड़ती वो दुकानदारों से बहस करके पैसे भी कम करवाता। वो हर तरह से मेरा भला करता, मगर मेरे शौहर को इस नौकर से बहुत चिढ़ थी। वो खामखा इस बेचारे के पीछे पड़ गया था। एक दिन मैंने नौकर से कहा कि मेरे नए कपड़े दर्जी को सिलने के लिए दे आओ। वो बेचारा मेरे शौहर की गाड़ी धो रहा था, अभी फारिग हुआ था। शर्ट सारी गीली हो चुकी थी, माथे पर सारे बाल बिखर चुके थे। मैंने कपड़ों का शापर उसे दिया तो उसका हुलिया देखकर उस बेचारे पर तरस आ गया। मैंने उससे कहा कि पहले चाय पी लो, बाद में कपड़े दे आना। ये सुनकर मेरे शौहर को आग लगी। कहने लगा मैं हराम के पैसे नहीं कमाता जो तुम इन नौकरों को मुफ्त में खिलाती पिलाती हो। शौहर की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये बात सुनकर नौकर का मुंह शर्मिंदगी के मारे सुर्ख पड़ गया और वो कहने लगा नहीं मालकन, पहले कपड़े दे के आता हूँ, कहीं दर्जी दुकान ना बंद कर दे। तभी मुझे याद आया कि मैंने शॉपर के अंदर अपने नाप वाला कागज नहीं रखा था। मेरे शौहर को यह बात पसंद नहीं थी कि दर्जी खुद मेरा नाप ले, इसलिए मैं अपना नाप लिख कर उसे भेज देती थी। इसलिए मैंने नौकर को रोक कर कहा ठहरो, नाप वाला कागज लेते जाओ और दर्जी को कहना कि इस नाप के मुताबिक मेरे कपड़े सिलाई करके। पिछले बार भी इस उल्लू ने मेरे कपड़े बहुत फिट कर दिए थे, मगर न जाने नौकर किस ख्याल में था। जल्दी से कहने लगा मालकिन कागज रहने दो, मुझे आपके नाप का पता है। नौकर की इस बात पर मेरी सांसें रुक गई। कमरे में खड़े मेरे शौहर ने यह बात सुनी तो जल्दी से बाहर निकला और नौकर को गिरबान से पकड़ लिया। मैं देखती रह गई। मैं इतनी शर्मसार थी कि उन दोनों को रोक नहीं पाई। मेरे शौहर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो नौकर से कहने लगा तुझे मालकन के नाप का कैसे पता, कहीं तूने अपनी मालकन के साथ। शौहर की इस अधूरी जुमले पर मेरे होश उड़ गए, जबकि मेरा शौहर नौकर की गिरबान पर बहुत जोर से हाथ रखे हुए था। शायद वो इसलिए जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं ही उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी और शौहर से कहा ये आप क्या कर रहे हैं, इसकी गर्दन छोड़ दें, कहीं नौकर मर गया तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। मेरी बात पर मेरे शौहर को और गुस्सा आ गया और वो नौकर को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और कहा इस निमक हराम को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जवाब दो मेरी बीवी का नाप तुझे कैसे पता। मेरा शौहर इतने गुस्से में था, यूं लगता था जैसे नौकर को मार ही डालेगा। मैंने शौहर के हाथ झटक दिए और उससे कहा इसके गिरबान छोड़ेंगे तो ही वो बेचारा जवाब देगा।
میری بات شاید میرے شوہر کو سمجھ آ گئی تھی، اس لیے میرے شوہر نے نوکر کو چھوڑ دیا۔ نوکر بیچارہ میرے شوہر کے غصے سے ڈر گیا تھا، اس لیے کہنے لگا مالک مجھے مالکن کے ناپ کا اس لیے معلوم ہے کیونکہ پچھلی بار میں نے کپڑوں کے اندر رکھا کاغذ پڑھ لیا تھا۔ نوکر یہ کہہ کر ہم دونوں سے نظریں چرانے لگا کیونکہ غلطی تو اس سے ہو چکی تھی، مگر یہ اتنی بڑی غلطی بھی نہیں تھی کہ اس کی جان ہی لے لی جاتی۔ اس لیے میں نے نوکر سے کہا آئندہ میری چیزوں کو کھول کر مت دیکھنا، اب تم جاؤ۔ نوکر فوراً دروازے کی طرف بھاگا جبکہ میرے شوہر نے مجھے گور کر دیکھا اور میرے کمرے میں چلا گیا۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، روز ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی جس پر میرے شوہر کا پارا ہائی ہو جاتا تھا اور وہ مجھ سے کہتا تھا کہ گھر میں اتنا خوبصورت اور نوجوان نوکر رکھا ہوا ہے، اسے فوراً نکال دو ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ مگر میں اپنے شوہر کی ایک نہیں مانتی تھی کیونکہ اس نوکر کے آنے کے بعد میں جیسے گھر سے آزاد ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اسے گھر سے باہر کے کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا، مگر یہ اتنا اچھا تھا کہ میرے گھر کے کام بھی کر دیتا تھا۔ کبھی میرے کپڑے دھو کر استری کر دیتا تھا، میں تھکی ہوئی ہوتی تو میرے بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کر دیتا تھا، کبھی کبھی میرا سر بھی دبا دیتا تھا۔ جب تک یہ گھر میں رہتا تھا مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، لیکن نوکر 8 بجے کے بعد گھر چلا جاتا تھا کیونکہ گھر میں اس کی ماں اکیلی رہتی تھی، اس کا باپ مر چکا تھا اور بہن بھائی نہیں تھے، اس لیے ماں گھر پر اکیلی رہتی تھی، اس لیے 8 ہوتی ہی یہ اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ اس لیے میں اکثر نوکر سے کہتی تھی کہ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، کسی بھی لڑکی سے شادی کر لو تاکہ تمہاری بیوی تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں کا خیال رکھ سکے۔ مگر میری بات سن کر وہ ہر بار یہی کہتا تھا مالکن ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر اس کے سارے ارمان پورے ہوں، لیکن ابھی میرے پاس شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کسی چیز کی تنگی ہو، اس لیے تھوڑی پیسے جمع کر لوں پھر شادی کروں گا۔ یہ سن کر مجھے احساس ہوتا تھا کہ وہ بہت کم عمر تھا مگر باتیں بہت سمجھداری کی کرتا تھا۔ شوہر کے سامنے نوکر کی زیادہ تعریفیں نہیں کرتی تھی کیونکہ پھر میرا شوہر چڑھ جاتا تھا، مگر میری ایک دوست تھی جس سے میں اکثر نوکر کی باتیں شیئر کرتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ تم جس نوکر کی بات کرتی رہتی ہو اسے دیکھنے کا من کرتا ہے۔ میں بھی اسے ہنسی مذاق میں کہہ دیتی تھی کہ کسی دن میرے گھر آ جاؤ۔ وہ ایک دن واقعی میرے گھر آ گئی، میں اپنی دوست کو دیکھ کر خوش ہو گئی جبکہ وہ میرے نوکر کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ نوکر نے اس کے لیے جھٹ پٹ کھانا بنایا جو کہ میری دوست کو بہت پسند آیا تھا۔ نوکر عام طور پر کھانا نہیں بناتا تھا کیونکہ میرے شوہر کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند تھا، مگر جب بھی میرے مہمان آتے تھے اور میں ان کے ساتھ باتوں میں لگ جاتی تھی تو نوکر خود ہی کھانا بنا لیتا تھا۔ اس دن بھی کھانا نوکر نے بنایا تھا۔ جیسے کھانے کے بعد میری دوست میرے نوکر کی دیوانی ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی اپنا یہ نوکر مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں اپنی نوکرانی دے دوں گی، وہ تو بہت ہی برا کھانا پکاتی ہے۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی اور اپنی دوست سے کہا کہ مجھے یہ نوکر بہت مشکل سے ملا ہے، ایسا شریف بندہ اور فرما بردار بھلا آج کے دور میں کدھر ملتا ہے، اس لیے میں کسی کو نہیں دوں گی۔ مگر میری دوست ضد کرنے لگی تو میں مجبور ہو گئی، میں نے تک ہار کر کہا کہ اچھا اسے لے جاؤ، ویسے بھی میرا شوہر اسے زیادہ پسند نہیں کرتا، وہ تو اس کے جانے سے خوش ہو جائے گا اور تمہیں رات دن دعائیں دے گا۔ یہ کہہ کر میں ہنسنے لگی اور نوکر کو بلا لیا۔ نوکر کمرے میں آیا تو میری دوست نے اس سے کہا کہ تم میرے نوکر بن جاؤ، میں تمہیں اچھی تنخواہ دوں گی۔ مگر میری دوست کی یہ بات سن کر نوکر گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بھی اس سے کہہ دیا کہ میں تمہیں گھر سے نہیں جانے دے رہی تھی، مگر میری یہ دوست مجھے بہت پیاری ہے اس لیے اس کی بات نہیں ٹال سکتی۔ یہ سن کر نوکر کہنے لگا مالکن میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد میری دوست نے اس کی بہت منتی کی، ڈبل تنخواہ کا لالچ بھی دیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور میری دوست مایوس ہو کر چلی گئی۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ نوکر بہت وفادار تھا، وہ میرے گھر میں بہت کم تنخواہ پر کام کرتا رہا، مگر وہ ڈبل تنخواہ کی لالچ میں مجھے چھوڑ کر میری دوست کے گھر نہیں گیا، اس لیے میں نے نوکر کی تنخواہ خود ہی بڑھا دی۔ نوکر نے سنا تو خوش ہو گیا، مگر اس بات کو لے کر میرے اور میرے شوہر کے درمیان پھر سے لڑائی ہو گئی کیونکہ وہ نوکر کو گھر سے نکالنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا، مگر میں نے اس کی تنخواہ ہی بڑھا دی تھی۔ اس بات پر شوہر بڑک اٹھا اور پھر سے اپنے گھسے پٹے جمے بولنے لگا جسے سن سن کر میرے کان پک چکے تھے۔ میں حرام کے پیسے نہیں کماتا ہوں، تم اس نوکر کی تنخواہ مفت میں بڑھا دی۔ شوہر کی بات سن کے مجھے غصہ آیا کیونکہ اس کی یہ بات بالکل غلط تھی۔ نوکر بیچارہ سارا دن کام کرتا
मैंने इसकी तनख्वाह मुफ्त में नहीं पढ़ाई थी। मगर शोहर के सामने बहस करती तो शोहर को लगता कि मैं फिर नौकर की साइड ले रही थी, इसलिए मैं चुप कर गई। मैं जानती थी कि मेरे शोहर को मेरे नौकर के खिलाफ भड़काने वाले मेरे पड़ोस की शकीला आंटी थी, क्योंकि वो जब भी हमारे घर आती थी नौकर को देख कर तरह तरह की बातें बनाती थी। वो मेरे शोहर के सामने जवान नौकर और मालकन के चक्कर की बातें बढ़ा चढ़ा कर करती थी और झूठे सच्चे लोगों के नौकरों के कैसे इसको सुनाती रहती थी और मेरा शोहर गुस्से में आ जाता था, मगर मैं जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं था। मगर मेरे शोहर को मुझसे ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन था। वो मेरे और नौकर के रिश्ते को शक की निगाह से देखने लगा। मैं नौकर के साथ किचन में होती थी तो वो दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। मैं नौकर के साथ किसी बात पर हंस देती थी तो शोहर को गुस्सा आ जाता था कि मैंने नौकर को बहुत सर पर चढ़ा रखा था, हालांकि वो बेचारा तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। तभी तो मेरे साथ हंस बोलकर अपना दिल बहलाता था। मगर शोहर को इस पर शक रहने लगा। तभी तो वो नौकर हमारे कमरे में नहीं आने देता था। मगर नौकर को भी इतने महीनों में समझ गया था कि मेरा मालिक सख्त तबीयत का मालिक था, इसलिए वो इससे दूर दूर रहता था। मगर मेरे शोहर के दफ्तर जाते ही वो मेरे साथ अपने दिल की सारी बातें शेयर करता था। यूं नौकर को हमारे घर आए 1 साल पूरा होने वाला था। तभी एक दिन वो काम पर आया तो बड़ा खुश दिखाई दिया और कहने लगा, मालकिन मेरी माँ ने मेरी शादी की तारीख रख दी है। यह कहकर वो शर्माने लगा। मैंने उसे मुबारकबाद दी तो वो मुझसे डरते डरते कहने लगा, मुझे आपसे एक काम भी था। उसकी बात से मैं समझ गई कि इस शादी के लिए पैसों की जरूरत थी, मगर वो कहने से शर्मा रहा था, इसलिए मैंने उससे खुद ही कह दिया कि वो पैसे की फिक्र बिल्कुल ना करे। उसे शादी के सिलसिले में जितने पैसे चाहिए वो मैं उसे दे दूंगी। मगर मेरी बात सुनकर हंस पड़ा और कहा, मालकिन पैसों की बात नहीं है। दरअसल आप जानती हैं कि इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा कोई नहीं, मगर वो बूढ़ी है, हर वक्त बीमार रहती है। मेरी कोई बहन और भाभी भी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि शादी की शॉपिंग किस तरह करनी पड़ती है। नौकर की बात सुनकर मैं इसका सारा मसला समझ गई, मगर असल मसला मेरे शोहर का था। अगर उसे पता चल गया कि मैं नौकर की शादी के लिए शॉपिंग करने गई थी तो वो फिर भड़क जाएगा और मुझ पर गुस्सा करेगा। मगर नौकर मुझे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। मैंने इनकार करना मुनासिब नहीं समझा और इससे कह दिया कि कल मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगी और तुम्हारी दुल्हन की सारी शॉपिंग करके लाऊंगी। ये सुनकर नौकर खुश हो गया। इसकी खुशी देखकर मुझे भी अच्छा लगा, मगर इसकी जाती मैं सोचने लगी कि कल अपने शोहर से क्या बहाना करूंगी। वैसे तो मेरा शोहर सारा दिन दफ्तर में रहता था, मगर मैं जानती थी कि इधर मैं नौकर के साथ घर से निकलूंगी, उधर पड़ोस की आंटी शकीला फौरन मेरे शोहर को कॉल करके बता देगी कि तुम्हारी बीवी नौकर के साथ बाजार जा रही है और वो फिर गुस्से में आ जाएगा। मगर मैंने नौकर से वादा कर लिया था, इसके लिए मुझे हर हाल में उसे निभाना था। इसलिए मैंने सोचा कि शोहर को बताए बिना नौकर के साथ बाजार चली जाती हूँ। अगर तो उसे पता चल गया तो उसे सारी बात बता दूंगी और इसका गुस्सा सह लूंगी, लेकिन अगर मेरे शोहर को इस बात का पता न चला तो मैं भी चुप रहूंगी। अगली सुबह जैसे ही मेरे शोहर घर से बाहर निकला, नौकर मेरे पास आया और कहने लगा, चलिए मालकन। ये सुनकर मैं फौरन तैयार हो गई, घर का ताला लगाया और बाजार आ गई। नौकर के पास बहुत सारे पैसे थे जो इसने वक्त के साथ साथ जमा कर रखे थे, इसलिए वो कहने लगा, मालकिन जैसे आप महंगे और खूबसूरत कपड़े पहनती हैं, मेरी बीवी के लिए भी वैसे ही कपड़े पसंद करना और पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करना, क्योंकि मैंने अपनी बीवी से वादा किया है कि हमारी शादी धूमधाम से होगी। नौकर अपनी शादी को लेकर बहुत पुरजोश था, इसलिए मैंने उनकी बात सुनने के बाद एक महंगी बुटीक का रुख किया और उसकी बीवी के लिए कपड़े खरीदने लगी। उसने अपनी बीवी के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदने थे, इसलिए हमें सारा दिन लग गया। 3 बजे हम घर वापस आए तो मैंने नौकर से कहा कि तुम्हारे मालिक आने वाले होंगे, इसलिए तुम ये सारे कपड़े अपने घर ले जाओ और अपनी माँ को दिखाओ। तभी वो कहने लगा, मेरी बीवी का कद आप जितना है, आप मुझे ये कपड़े पहन कर दिखा दें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। अगर तब्दील करवाने हो तो हम आज ही करवा लेंगे। ये सारे कपड़े बहुत महंगे और खूबसूरत थे, इसलिए मुझे बहुत ही पसंद आए थे। मैंने भी सोचा पहन कर ट्राई करती हूँ कैसे लगते हैं। नौकर की फरमाइश पर मैंने एक सूट उठाया और बाथरूम में जाकर इस सूट को पहन लिया। मगर मैं बाहर आई तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरा शोहर आ चुका था और वो नौकर के साथ ही खड़ा था। उसने मुझे दुल्हन के लहंगे में देखा तो नौकर की तरफ गुस्से से बढ़ा और उससे पूछने लगा, ये क्या हो रहा है मेरे घर में?
किसकी शादी है? मालिक को गुस्से में देखकर नौकर घबरा गया और कहने लगा, मालिक मेरी शादी है और ये मेरी बीवी के कपड़े हैं। ये सुनकर मेरे शौहर ने मुझे घूर कर देखा। अच्छा, तो तुम मेरे जाती इसकी बीवी बन जाती हो? वो मेरी तरफ बढ़ा। नौकर ने घबरा कर मेरे शौहर को असल बात बताने की कोशिश की। नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मेरे शौहर ने नौकर को एक थप्पड़ दे मारा और कहने लगा, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तुम पर मुझे पहले दिन से शक था। ये कहकर मेरे शौहर ने अपने एक दोस्त को कॉल की जो कि पुलिस में था। उसने अपने दोस्त को घर बुला लिया और कहा, मेरे नौकर को पकड़कर थाने ले जाओ, क्योंकि उसने मेरे घर चोरी की है। यह सुनकर नौकर ने बहुत शोर मचाया, मगर पुलिस ने नौकर की बहुत मारा पीटा और फिर चोरी इल्जाम में थाने ले गई। मैं हक्का बक्का ये सब देख रही थी, मगर आज मैं अपने नौकर को नहीं बचा पाई, क्योंकि मुझे अपना घर खतरे में लग रहा था। मुझे अपना रिश्ता और घर बचाना था, इसलिए मैंने शौहर को असल बात बताने की कोशिश की। आप गलत समझ रहे हैं, नौकर की शादी होने वाली थी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी बीवी के लिए कपड़े खरीद लूं, और अब मैं खुद ही पहन कर देख रही थी कि अचानक आप कमरे में आ गए और आपको कोई गलत फहमी हो गई। मेरी बात के जवाब में मेरे शौहर ने मुझसे कहा, मुझे वजाहत देने की कोशिश मत करो, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ समझ आता है। मैंने तुम्हें पहले दिन से मना किया था कि इस नौकर को घर में मत रखो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। शौहर को गुस्से में देखा तो मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करने लगी। प्लीज, आपको बाद में सारी बात बता दूंगी, पहले आप अपने दोस्त से बात करके उसे कहें कि वो हमारे नौकर को छोड़ दे, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार रहती है और इसकी कल शादी भी है, और ताने में रहा तो इसकी शादी टूट जाएगी। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर कहने लगा, इसकी शादी टूट जाएगी तो ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम मुझे मारकर इस नौकर के साथ शादी कर लेना। वैसे भी तुम्हें वो नौकर ही पसंद था, क्योंकि वो खूबसूरत और नौजवान था। अपने शौहर के मुंह से इतने संगीन इल्जाम सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। आप ये कैसी बेशर्मी की बातें कर रहे हैं? मैं चीख पड़ी। शौहर कहने लगा, मैं नहीं बल्कि तुम बेशरम हो गई हो। शौहर के होते हुए नौकर के साथ चक्कर चलाए हुआ था। अगर तुम्हें इस नौकर के साथ रहना है तो मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूँ। शौहर की इस बात पर मैंने उसके पैर पकड़ लिए। आप मेरा एतबार करें, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं रोती रही, चीखती रही, मगर मेरे शौहर ने मुझ पर एतबार नहीं किया और मुझे छोड़ दिया। मैं मैके आ गई और सोचने लगी कि उस बेचारे नौकर की भी शादी टूट गई होगी। एक छोटी सी गलतफहमी ने हम दोनों की दुनिया उजाड़ दी थी। फिर कई दिन बाद मेरा शौहर मेरे मैके आया और कहने लगा, कल इस नौकर की माँ घर आई थी, उसने मुझे अपने बेटे की शादी की सारी बात बता दी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने जल्दबाजी में बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था, इसलिए मैं फौरन ताने गया और नौकर को रिहा कराया, क्योंकि उससे बेगुनाह ताने बेचने के बाद मैं पछता रहा था। मेरे शौहर को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, मगर अब क्या फायदा था, मेरा घर तो उजड़ चुका था, जो चाह कर भी अपने शौहर के पास नहीं जा सकती थी। कुछ दिन बाद शौहर फिर से मेरे घर आया और कहने लगा, चलो अपने घर चलो, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। भला मैं गुनाह की जिंदगी क्यों गुजारती? जब शौहर ने रिश्ता ही खत्म कर दिया था तो किस तरह मैं शौहर के पास वापस जा सकती थी? कई महीने ऐसे ही गुजर गए। एक रोज शौहर मेरे पास आया और कहने लगा, चलो तुम नौकर से शादी कर लो, यूं तुम्हारा हलाला भी हो जाएगा और फिर कुछ अरसा बाद हम फिर से शादी कर लेंगे। मेरे होश उड़ गए कि ये मेरा शौहर क्या कह रहा है। नौकर कहने लगा, मालकन मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं कि आपको कुछ कह सकूं, लेकिन मैं दिल से आपकी कदर करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक बार फिर से एक हो जाएं। कुछ दिन बाद मैंने नौकर से शादी कर ली। कुछ दिन मैंने नौकर को अपने घर पर रखा और फिर एक रात खामोशी से नौकर को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, क्योंकि मैं भी अपने शौहर के पास वापस जाना चाहती थी और वो नौकर मेरे लिए सिर्फ एक मुलाजिम की हैसियत रखता था। नौकर जाने लगे, मैंने कुछ पैसे थमा कर कहा, दोबारा कभी मेरे घर मत आना और जाओ इन पैसों से अपनी शादी कर लो। कुछ अरसा बाद मैं फिर से अपने शौहर की जिंदगी में वापस आ चुकी थी, लेकिन एक पछतावा जरूर था कि काश मैं पहले दिन से ही नौकर को घर पर ना रखती और ना ही मेरा शौहर जज्बात में आकर इतना बड़ा कदम उठाता। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।